नमस्कार। आपका अन अकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन है। ये इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है और राजस्थान 360 पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। क्रैक आरपीएससी विद लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड। प्रिपेयर फॉर ऑल राजस्थान स्टेट एग्जाम्स विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यानी राजस्थान स्टेट के जो जितने भी एग्ज़ाम हैं वो भारत के आप सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर उसकी तैयारी कर सकते हैं। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मैं एमए हिस्ट्री और नेट हूँ हिस्ट्री से। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 इयर्स का है और मैंने 2018 में टीचर एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो आपको क्या मिलेगा अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर? डेली लाइव क्लासेस, यानी आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनको डाउट पूछ सकते हैं और आंसर पोल में भी भाग ले सकते हैं। इसके अलावा आपको है ना सारे जो कोर्सेज है वो एक ही लाइन में मिलेंगे, जो एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगे। याद रखना है कि आप इसमें टेस्ट और क्विजेस है ना वो भी दे सकते हो, जिससे आप अपने बारे में एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस है। और एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो आपको लाइव रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे और आपके डिवाइस पर मिल जाएंगे। अच्छी तरह से कंफर्टी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप। तो इसमें मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, हिंदी में स्पष्ट कर देता हूँ। अपनी पसंद के सभी शिक्षकों के साथ आप मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी समय किसी भी जगह से अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप किसी भी लाइव वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो आप कभी भी रिकॉर्ड रूम में वीडियो देख सकते हैं। सभी कक्षाओं के बाद क्लास नोट्स दिए जाएंगे, मतलब बहुत ही अच्छे नोट्स होंगे। और प्रत्येक चौथी क्लास के बाद एक एक डाउट क्लियरिंग सत्र भी है, जिसमें सब चल रहे विषयों से संबंधित जो भी विषय की क्लासेज आपकी चल रही है ना उसके सारे डाउट्स दूर किए जाएंगे। ठीक है। फ्री प्लान एन अकेडमी के द्वारा जो आया है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप चूज टू स्टडी फ्रॉम 50 प्लस टॉप एजुकेटर, यानी 50 से ज़्यादा जो टॉप एजुकेटर है ना उनकी स्टडी आप चुन सकते हो। इसमें 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी एवरी वीक में, और लाइव डाउट क्लियरिंग भी होगी इसमें, मतलब जो डाउट है वो आप लाइव क्लियर कर सकते हो। वीकली फ्री मॉक टेस्ट होगा इसमें। फ्री लाइव क्विज विद 20,000 प्लस क्वेश्चन, यानी 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें। और डेली है ना T20 फ्री लाइव क्विज होगा, ठीक है ना। और इसमें 20 क्वेश्चन होंगे जो 20 मिनट में आपको करने होंगे। तो ये किस प्रकार से चल रहा है ये आजकल, तो इसमें आपके डेली टाइमिंग्स भी दिया हुआ है, जिसमें सब्जेक्ट्स है मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन एंड राजस्थान इकोनॉमी, साइंस, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, सारी क्लासेस मिलेंगी, जिनमें थ्योरी रिवीजन भी होगा आपके और एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट भी आपके होंगे। तो अभी आप ज्वाइन कीजिए अनलिमिटेड जो 25 दिनों का जो फ्री रिवीजन कैंप है ना, इसे ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको टॉप एजुकेटर से डेली गाइडेंस मिलेगी, थ्योरी का रिवीजन होगा और आपको लाइव जो क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। लाइव डाउट क्लियरिंग होगी, लैंग्वेज हिंदी होगी और सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। तो अभी आप अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसे अनलॉक करने के लिए जो फ्री प्लान है ना, इसे अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज कीजिए DPS10। यानी DPS10 यूज करोगे तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये फ्री में मिलेगी जब आप ऐप को खोलोगे। तो अभी अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जा करके, ठीक है ना। उसके बाद लॉगिन और साइन अप कीजिए और उसके बाद में मेरा जो कोड है वो भी डाल सकते हैं अनलॉक करने के लिए। लेकिन आपको याद रखना है कि फ्री क्लास और प्लस क्लासेस में क्या फ़र्क है। फ्री क्लास में तो आपको लिमिटेड सिलेबस ही होगा, लेकिन कंप्लीट सिलेबस किस में होगा? आपको प्लस क्लास में होगा। ओकेजनल प्रैक्टिस टेस्ट होंगे फ्री क्लास में, जबकि अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होंगे आपके प्लस क्लास में। फ्री क्लास में आपके केवल ओकेजनल PDF नोट्स, मतलब ओकेजनली मिलेंगे, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन आप प्लस क्लास लेते हो ना तो आपको अनलिमिटेड PDF नोट्स मिलेंगे। लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन होगा यदि आप फ्री लेते हो, लेकिन यदि आप
प्लस में जाते हो तो सारे जो डाउट है ना वो सोल्व किए जाएंगे टॉप एजुकेटर के द्वारा। तो इसके लिए प्लान क्या क्या है, इसके लिए यदि आप कोर्स खरीदना चाहते हो तो इसमें सबसे अच्छे प्लान है 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के, बाकी भी आपके सामने हैं स्क्रीन पर। जो 12 मंथ्स का प्लान है उसमें आपको 7,000 रुपये देने हैं और 24 मंथ के प्लान में 8,400 रुपये होते हैं। याद रखना है कि जो 12 मंथ का प्लान है ये सबसे अच्छा है, और इनमें से आप कोई भी प्लान लेते हो ना तो मेरा जो कोड है वो यूज कीजिए DPS10। याद रखिए मेरा कोड है DPS10, वो यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। यानी जो 12 मंथ का 7,000 पड़ता है आपको, वो यदि 10% डिस्काउंट दे देंगे तो आपको 6,300 रुपये का पड़ेगा। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है भारत में पुनर्जागरण आंदोलन। मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक है और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मैंने इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। अब साथ में तो जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर कराऊंगा, और साथ में जो क्वेश्चन के प्रति डाउट है वो भी आपको क्लियर कराऊंगा। जो भी आपके कोई अन्य डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो, मैं उन्हें आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है। तो इसमें आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं पुनर्जागरण आंदोलन के, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें अपने इस क्लास में उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, रहनुमाई मजद यासन सभा नामक पारसी धर्म सुधार की संगठन की स्थापना किसने की? तो इसमें आपके हैं ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, दूसरा है फरदौन जी, और तीसरा है SS बंगाली, और चौथा है उपयुक्त सभी। याद रखना है कि इसके जो मेन संस्थापक हैं वो माने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसके मुख्य संस्थापक थे। ठीक है, याद रखना है। हालांकि इन्होंने सहायता जरूर की थी फरदौन जी, SS बंगाली ने, लेकिन मुख्य संस्थापक कौन माने जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ? तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर पहला ऑप्शन है ए में, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, और चौथा जो ऑप्शन है वो है विष्णु शास्त्री। तो आपको याद रखना है कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि तत्वबोधिनी स्कूल में पढ़ाते थे पहले, जो कि देवेंद्र नाथ ठाकुर का था, उन्होंने ही प्रयास किया था कि जो विधवा है उनका पुनर्विवाह किया जाए। दरअसल भारतीय समाज में ये एक कुप्रथा थी कि किसी भी विधवा का पुनर्विवाह नहीं होगा। तो ये एक कुप्रथा थी भारतीय समाज में। ऐसा माना जाता था कि किसी विधवा का यदि पुनर्विवाह करेंगे तो पाप लगेगा। ठीक है ना, ऐसी पहले से ही कुप्रथा चली आ रही थी। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे अनुभव किया कि विधवाओं की दुर्दशा काफी ज्यादा है, और यदि उनका पुनर्विवाह हो तो वो अपना जीवन चला सकती है। इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक प्रस्ताव पेश किया सरकार के सामने कि विधवा पुनर्विवाह को इजाजत दी जाए। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की ये प्रस्ताव पसंद आया और 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू कर दिया। तो इसीलिए इसमें जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? ए आएगा। यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, उन्हीं के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके बाद में है तीसरा क्वेश्चन, 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, और महादेव रानाडे। यानी ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो सोसाइटी है
इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं की, ध्यान रख लेना। द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा भी इसकी स्थापना नहीं की गई थी। राजा राम मोहन राय, तो आपको पता है कि इनका निधन 1833 में ही हो गया था। तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। ये नाराडे नहीं है, क्या है? महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने ही स्थापना की थी 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की। यानी जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा कौन सा? डी, महादेव गोविंद नाराडे। यानी क्या है? रानाडे है। इनके द्वारा स्थापना की गई, तो इसलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? डी आएगा। ठीक है ना, इन्होंने स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, महादेव रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, महाराजा शिवाजी, और अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो महाराष्ट्र है उसमें आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र में पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? वैसे तो पुनर्जागरण के जनक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पूछा जाए तो वो कौन है? महादेव महादेव गोविंद रानाडे। तो ये महाराष्ट्र में माने जाते हैं किसके जनक? पुनर्जागरण के। और महाराष्ट्र में इन्होंने काफी सुधार किया था। यानी एक प्रकार से इनके जो सिद्धांत थे, उन्होंने उस समय महाराष्ट्र क्षेत्र में कई जो सामाजिक सुधार थे वो किए थे। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सुकरात। वो भी कहाँ का सुकरात? महाराष्ट्र का। तो पूछा जाए महाराष्ट्र के सुकरात कौन है, तो कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। तो इसलिए आपके इस सवाल का जो आंसर है वो कौन सा आएगा? ए आएगा, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ पे था? मुंबई, दिल्ली, अजमेर, लाहौर। तो याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। और यह स्थापना कहां पर की गई थी? बंबई में की गई थी। कहां पर की गई थी? बंबई में। यानी आर्य समाज की स्थापना बंबई में की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। हालांकि बाद में जो आर्य समाज का मुख्यालय है यह कहां पे स्थानांतरित किया गया था? लाहौर में। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें जो पहला होता है वही मेन माना जाता है। तो इसका मतलब सबसे पहले जो स्थापना थी वो कहाँ पे की गई थी? मुंबई में। तो इसलिए जो पांचवा जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा। यानी आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ पे था? मुंबई में। जैसा कि आपको पता है कि दयानंद सरस्वती ने पाखंडों का विरोध किया था, जैसे कि जाति प्रथा वगैरह है, या फिर अन्य जो पाखंड होते थे उस समय, अंधविश्वास थे, उनका काफी विरोध किया। और इसीलिए उन्होंने एक नया समाज बनाया था जिसका नाम था आर्य समाज। तो आर्य समाज की बात की जाए तो ये काफी प्रसिद्ध समाज था। वर्तमान में भी ये काफी प्रसिद्ध है, जो कि पाखंडों के पूरी तरह से क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए आएगा। कौन सा? मुंबई। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मैं थोड़ा बता देता हूं दयानंद सरस्वती के बारे में जानकारी। दयानंद सरस्वती, याद रखना, दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था।
12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ और इनका जन्म हुआ था टंकरा में, मोरेली, टंकरा मोरेली, जो कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है ना, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो इनके जो पिता हैं, दयानंद सरस्वती के पिता, उनका नाम था कृष्ण दत्त तिवारी। कृष्ण दत्त तिवारी इनका नाम था। माता का नाम था यशोदा देवी। माता का नाम क्या था? यशोदा देवी था दयानंद सरस्वती के। जो दयानंद सरस्वती है, इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? मूल शंकर। वास्तविक नाम क्या था इनका? मूल शंकर था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि दयानंद सरस्वती का परिवार रूढ़िवादी था और वो रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध करते थे, ठीक है ना। तो इसलिए दयानंद सरस्वती यानी मूल शंकर के बारे में सोचा गया कि इसका विवाह कर देते हैं, क्योंकि ऐसा ही माना जाता है कि विवाह करने से सुधर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मूल शंकर नहीं चाहते थे कि वो विवाह करें, क्योंकि उन्हें तो एक बड़ा ज्ञान प्राप्त करना था और उन्हें जो पाखंड फैले हुए थे उन्हें किसी न किसी प्रकार से दूर करना था, और इसलिए मूल शंकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। यही कारण है कि जो मूल शंकर है वो घर से चले गए, घर छोड़ दिया और विवाह नहीं किया, ठीक है। तो बाद में ये अपने गुरुओं के संपर्क में आए, जो आगे क्वेश्चन भी आएंगे अपन फिर बाद में बताएंगे, और उसके बाद में उनका नाम दयानंद सरस्वती पड़ गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बी आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा? बी। छठे का आंसर कौन सा है? बी है। यानी जो दयानंद सरस्वती है उनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। इसलिए इसका आंसर कौन सा आएगा? बी आएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी हैं? सबसे पहले वेद भाष्य है ये, ठीक है ना, वेद भाष्य भूमिका। दूसरी है सत्यार्थ प्रकाश। तीसरी है अद्वैत मत का खंडन। और चौथी है उपयुक्त सभी। तो याद रखना है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने वेदों पर टीका लिखी थी और उसका नाम क्या रखा गया था? वेद भाष्य भूमिका। असल आपको पता है कि दयानंद सरस्वती ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था अपने गुरु स्वामी विरजानंद से, ठीक है। इनसे इन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, और इसीलिए जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने नारा भी दिया था, कौन सा? वेदों की ओर लौटो। यानी वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए जो पहला जो क्वेश्चन है, मतलब सातवें का पहला जो ऑप्शन है वो सही है। अब दूसरा चेक करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, ये स्वामी दयानंद सरस्वती की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। जो सत्यार्थ प्रकाश है उसके बारे में याद रखना है कि इस पुस्तक का पहला जो विमोचन है या प्रकाशन है ये अजमेर में किया गया, और दूसरा इसका किया गया था उदयपुर में। कहाँ किया गया था? उदयपुर में। तो ये जो क्वेश्चन है ना, एक बार आरपीएससी में पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में कि दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी उसका जो प्रकाशन है वो कहाँ पे हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आ गया। अब इसमें अजमेर भी दिया था ऑप्शन में और उदयपुर भी दिया था। कौन सा दिया था? अजमेर भी और उदयपुर भी। लेकिन हम दोनों जगह ही प्रकाशन किया। हालांकि ये पूछते भी सबसे पहले कहाँ किया गया तो अजमेर में, दोबारा कहाँ किया गया तब पूछते थे उदयपुर, लेकिन दोनों जगह ही प्रकाशन हुआ था। यह तो पूछा ही नहीं है अभी पहले या बाद में, इसलिए क्वेश्चन डिलीट हो गया था, ठीक है ना। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि दोनों जगह ही इसका प्रकाशन हुआ था। अजमेर में भी हुआ था और कहाँ हुआ था? उदयपुर में, ठीक है। तो इसलिए सत्यार्थ प्रकाश इसका ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है सी। सी ऑप्शन में दिया है अद्वैत मत का खंडन, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि जो आदि शंकराचार्य थे, कौन? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य के द्वारा एक मत दिया गया था, अद्वैतवाद मत। कौन सा मत दिया गया था? अद्वैतवाद मत। ये जो मत है ये कहता था
कि जो ईश्वर और आत्मा है वो दोनों क्या होते हैं, एक होते हैं। दोनों क्या होते हैं, एक होते हैं। यानी ईश्वर और आत्मा दोनों एक होते हैं, ऐसा कहा था अद्वैतवाद मत में। लेकिन इस सिद्धांत का विरोध किया था किसने, दयानंद सरस्वती ने। यानी दयानंद सरस्वती ने विरोध किया और कहा कि ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये मत सही नहीं है, तो इसलिए खंडन किया था। तो पुस्तक भी लिख दी थी अद्वैत मत का खंडन। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि पहली पुस्तक भी दयानंद सरस्वती की, दूसरी भी दयानंद सरस्वती की, तीसरी भी दयानंद सरस्वती की। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, डी आएगा, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है ना। तो दयानंद सरस्वती की जो रचनाएं हैं वो सारे ही हैं। वेद भाष्य भूमिका है, सत्यार्थ प्रकाश है, इसके अलावा अद्वैतवाद का खंडन है और उपयुक्त सभी। तो सभी आएंगे इसमें, चौथी मतलब डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो स्वामी विवेकानंद आपको पता है कि युवाओं के लिए काफी प्रेरणा माने जाते हैं। इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस। यानी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस था। और कह सकते हैं कि ये काफी विद्वान थे। कौन, रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद की बात की जाए तो इनकी मुलाकात हुई थी एक शासक अजीत सिंह से। और ये जो अजीत सिंह है ये खेतड़ी के शासक थे। कहाँ के शासक थे ये, खेतड़ी के। और खेतड़ी कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये, झुंझुनू में। तो स्वामी विवेकानंद के साथ इनकी मुलाकात हुई तो ये काफी प्रभावित हुए। उसी समय 1893 में शिकागो में, 1893 इसका आंसर भी आ गया, मैं बता देता हूँ। शिकागो जो कहाँ पड़ता है, यूएसए अमेरिका में पड़ता है। वहां पर दरअसल एक विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। यानी सारे के सारे कह सकते हैं कि जो धर्म के लोग हैं विश्व से काफी ज्यादा आए हुए थे। कहाँ पे, शिकागो में। तो अब जो विवेकानंद है ना वो उन्हें भेजना चाहते थे, अजीत सिंह। और उन्हीं के कारण 1893 में जो विवेकानंद थे वो कहाँ पे गए थे, अमेरिका गए। याद रखना है, 1893 में विवेकानंद ने अमेरिका को हिलाया और गांधी ने अफ्रीका को हिलाया। यानी गांधी कहाँ पे गए थे 1893 में, दक्षिण अफ्रीका में गए थे। ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 1893। ठीक है। और पूछा जाए कि कब भाषण दिया था, तो 11 सितंबर 1893 को दिया था। यानी इन्होंने भाषण कब दिया था, 11 सितंबर 1893 को। दरअसल वहां पे जितने भी स्पीच दे रहे थे ना, सारे स्टार्ट कर रहे थे कि लेडीज एंड जेंटिलमैन। लेकिन विवेकानंद ने संबोधित किया था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पहली लाइन से ही जो अमेरिकी है वो कायल हो गए थे, किसके, विवेकानंद के। हालांकि विवेकानंद है, उन्हें कहा गया था कि वो शून्य शब्द पे बोलेंगे। कौन से पे, शून्य पे। अब एक्चुअल में सारे दिन सुनने में ही खोए रहते थे, सोचते रहते थे हर चीज के बारे में। तो इसीलिए इनसे बेहतर शून्य कोई नहीं जान सकता था। और यही कारण है कि जो विवेकानंद है उन्हें ऐसा माना जा सकता है कि वो एक ऐसे कह सकते हैं व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे अमेरिका को हिला डाला था 11 सितंबर 1893 को। और इसीलिए जो विवेकानंद है उन्होंने अपना व्याख्यान इसी दिन दिया। ठीक है। विवेकानंद प्रथम व्यक्ति थे। विवेकानंद कौन थे, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय धर्म को विश्व पटल पर रखा था। यानी भारतीय धर्म को विश्व पटल पर रखने वाले जो प्रथम व्यक्ति है वो कौन माने जाते हैं, स्वामी विवेकानंद माने जाते हैं। उसके बाद में जो विवेकानंद है उन्होंने ही पहली बार जो हिंदू धर्म है, भारतीय धर्म, उसकी पहली बेइज्जती की जाती थी, लेकिन इन्होंने इसे विश्व पटल पर रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे। यानी किसने की थी अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। तो ये किसने की थी, अलीगढ़ की। ये थे सैयद
अहमद खां, ठीक है ना, इन्होंने स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता? तो पहला ऑप्शन है कौन सा, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को नहीं कहा जाता। राष्ट्रवाद जरूर चलाया, महादेव गोविंद रानाडे नहीं कहा जाता, ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही जाने जाते हैं। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन तो बाद में आए थे, तो इसीलिए आधुनिक भारत का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यानी राजा राम मोहन राय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो राष्ट्रवाद फैलाए थी भारत में, और साथ में इन्होंने सबसे पहले समाज सुधार प्रारंभ किया, और इसीलिए इन्हें पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। यानी पुनर्जागरण के जो जनक हैं वो भी कौन माने जाते हैं? राजा राम मोहन राय। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। यानी राजा राम मोहन राय हैं वही आधुनिक भारत के पिता थे और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक थे। अगला क्वेश्चन है, 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम क्या था? तुहफात उल मुहाविदीन। तो पूछा गया है कि इसकी भाषा कौन सी थी। तो स्पष्ट पढ़ रहा है, इस यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि ये कौन सी भाषा में थी? फारसी भाषा में थी। यानी ये पुस्तक राजा राम मोहन राय ने कौन सी भाषा में लिखी थी? फारसी भाषा में। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी आएगा। कौन सा आएगा? बी। यानी ये जो पुस्तक है ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? फारसी भाषा में लिखी गई। दरअसल क्या है कि राजा राम मोहन राय है ना, उन्होंने इस पुस्तक में एकेश्वरवाद सिद्धांत को बताया था। कौन से सिद्धांत को? एकेश्वरवाद सिद्धांत को बताया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो इसीलिए कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय है ना, उन्होंने इस पुस्तक में इसी का वर्णन किया। तो एक प्रकार से ये ईसाई धर्म से ज्यादा ही प्रभावित थे। तो तुहफात उल मुहाविदीन है ना, इसे एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहा जाता है। पूछा जाए कि एकेश्वरवादियों का उपहार कौन सी पुस्तक को कहते हैं, तो वो कौन सी थी? तुहफात उल मुहाविदीन, ठीक है ना, ये थी। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा आएगा? बी आएगा। यानी इसकी जो भाषा है वो कौन सी थी? फारसी भाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया। दरअसल जो राजा राम मोहन राय थे वो 1803 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करना शुरू किया। कहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी में। पूछा जाए कहाँ पे किया था, तो सेरामपुर में किया था। कहाँ पर किया था? सेरामपुर में। तो वहां पर उनकी मुलाकात जिस अंग्रेज अधिकारी से हुई थी उनका नाम था जॉन डिग्बी। यानी कौन से अंग्रेज अधिकारी से इनकी मुलाकात हुई थी? जॉन डिग्बी से मुलाकात हुई थी। तो जॉन डिग्बी है, उनके बारे में यदि अपन बात करें तो जॉन डिग्बी से प्रेरित होकर जो राजा राम मोहन राय है उन्होंने कई भाषाएं सीखी, और इसी दौरान इन्होंने सबसे पहला अपना जो कह सकते हैं कि एक संगठन बनाया था जिसे कहा गया आत्मीय सभा। कौन सी सभा थी ये? आत्मीय सभा थी। और इसका जो गठन है ये 1815 में किया गया था, और इसका गठन राजा राम मोहन राय ने कहाँ पे किया था? कलकत्ता में किया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा आएगा? 1815। यानी ए ऑप्शन इसका आएगा। 1815 में ही इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। ठीक है, कहाँ पे किया था पूछा जाए तो कलकत्ता में किया गया था। यानी कलकत्ता में इनके द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया था। तो इसलिए कौन सा आएगा इसका आंसर? ए आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहले दे रखा है डेविड हेयर ने, फिर दे रखा है केशव चंद्र सेन ने, फिर दे रखा है देवेंद्र नाथ टैगोर ने, फिर अकबर द्वितीय ने। अब केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर है ना,
तो वो राजा राम मोहन राय के समय में नहीं थे, मतलब वो बाद में जुड़े थे। तो इसका मतलब ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं। डेविड हेयर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मतलब डेविड हेयर की बात करें तो इनके सहयोग से राजा राम मोहन राय ने 1817 में हिंदू कॉलेज जरूर खोला था, और इसकी जो स्थापना है ये कलकत्ता में हुई थी। ये जो कॉलेज है ना, ये किसी भी भारतीय द्वारा खोला गया प्रथम कॉलेज था, यदि अपन बात करें कौन से शासन की, ब्रिटिश शासन की। यानी ब्रिटिश शासन में किसी भी भारतीय द्वारा खोला गया प्रथम कॉलेज था ये हिंदू कॉलेज। लेकिन अपन बात क्वेश्चन की कर रहे हैं, और क्वेश्चन में ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि ये जो उपाधि है ये किसने दी थी, इसे अकबर द्वितीय ने। यानी ऑप्शन कौन सा आएगा इसका, डी। यानी डी ऑप्शन इसका सही है। एक्चुअल में क्या है कि 1830 में जो राजा राम मोहन राय है उन्हें ब्रिटेन भेजा था, किसने, अकबर सेकंड ने। यानी राम मोहन राय को ब्रिटेन किसके द्वारा भेजा गया था, अकबर सेकंड के द्वारा भेजा गया। और अकबर सेकंड ने इसलिए भेजा था क्योंकि उस समय ब्रिटेन के सम्राट थे विलियम चतुर्थ। क्या नाम था, विलियम चतुर्थ। यानी ब्रिटेन के सम्राट दोबारा लिख देता हूं मैं, विलियम चतुर्थ थे। तो विलियम चतुर्थ है ना, उनसे ये सिफारिश कराना चाहते थे ताकि विलियम चतुर्थ इनकी पेंशन बढ़ा दे, किसकी, अकबर सेकंड की। ठीक है ना, तो इसलिए भेजा गया था। तो अब जब ये जा रहे थे ना 1830 में ब्रिटेन, तभी उन्हें अकबर सेकंड ने कौन सी उपाधि दी थी, राजा की उपाधि। ठीक है ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी आएगा। अकबर सेकंड ने ही राजा राम मोहन राय को कौन सी उपाधि दी थी, राजा की उपाधि। पहले इनका नाम राम मोहन राय था, लेकिन इन्होंने इसे कौन सी उपाधि दी थी, राजा की। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन का रूप देने का श्रेय किसे जाता है। कौन कौन से ऑप्शन है इसमें, सबसे पहले केशव चंद्र सेन, फिर देवेंद्र नाथ ठाकुर, फिर गोविंद रानडे, इनमें से कोई नहीं। तो मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहले 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कौन सी समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की, जो कब हुई थी, 20 अगस्त 1828 को। ठीक है, ये जो ब्रह्म समाज है इसे स्थापित किया गया था कहां पे, कलकत्ता में। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई, तो इससे फिर जुड़ गए थे द्वारिका नाथ ठाकुर, रामचंद्र वागीस, ये जुड़ गए थे यहाँ पे। द्वारिका नाथ टैगोर भी कहते हैं, और साथ में कौन थे, रामचंद्र वागीस। ठीक है, इसके बाद में इससे जुड़े थे फिर देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन जुड़े थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये इससे जुड़ गए और ये इसके आचार्य बने। ठीक है, बाद में 1862 ईस्वी में क्या हुआ कि इसका जो अध्यक्ष है वो केशव चंद्र सेन को बना दिया गया। किसको बनाया गया, केशव चंद्र सेन को। अब जो केशव चंद्र सेन है इसने ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय बना दिया। अखिल भारतीय का मतलब ये है कि इसमें केशव चंद्र सेन के द्वारा, यानी ये जो ब्रह्म समाज था इसमें केशव चंद्र सेन के द्वारा सभी धर्मों को प्रवेश दिया जाने लगा। यानी इसका जो धर्म था, मतलब समाज था, वो पूरी तरह से क्या बन गया, उदार। और इसी का विरोध किया था देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, जिसके कारण 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था। ब्रह्म समाज का क्या हुआ था, विभाजन। तो एक तो बना था आदि ब्रह्म समाज। कौन सा बना था, आदि ब्रह्म समाज बना था। और दूसरा बना था भारतीय ब्रह्म समाज। दूसरा कौन सा था, भारतीय। तो ये जो आदि ब्रह्म समाज है इसके जो संस्थापक थे वो तो थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन का यही लक्ष्य था कि सभी भारतीयों को इससे जोड़ा जाए, और इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ए। तो यानी अखिल भारतीय रूप इसे किसके द्वारा दिया गया था, केशव चंद्र सेन के द्वारा दिया गया। ठीक है ना, तो 14वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए आएगा, केशव चंद्र सेन। इन्होंने ही अखिल भारतीय रूप देने का प्रयास किया था, किसको, ब्रह्म समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय और महादेव गोविंद रानडे।
तो मैंने पहले ही बताया था कि जो महाराष्ट्र क्षेत्र है, यानी महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र, तो महाराष्ट्र क्षेत्र में जो यहाँ पर सामाजिक सुधार किया था वो कौन था? महादेव गोविंद रानाडे था। कौन था? महादेव गोविंद रानाडे। इसी के द्वारा सामाजिक सुधार किया गया था। कहाँ पे? पश्चिमी भारत में। तो इसीलिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाएगा? महादेव गोविंद रानाडे को। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? डी आएगा। यानी पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। डी ऑप्शन आएगा। मूल शंकर को दयानंद सरस्वती किसने नाम दिया था? ठीक है ना। तो याद रखना है कि दयानंद नाम तो पूर्णानंद ने रखा था, लेकिन इनका जो नाम है वो दयानंद सरस्वती पूछा है इसने, तो वो रखा था इसके गुरु विरजानंद ने। ठीक है। जो विरजानंद है उनसे मुलाकात दयानंद सरस्वती की हुई थी मथुरा में। कहाँ पे हुई थी? मथुरा में मुलाकात हुई थी, और मथुरा में ही इन्होंने इनसे वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था, और उसी दौरान इन्होंने इनका नाम दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी आएगा। विरजानंद ने। किसने दिया था? विरजानंद ने दिया। ठीक है। पश्चिमी विद्वान वेलेंटाइन चिरोल, चिरोल भी कहते हैं इसे, एक ही बात है, ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में किस संस्था को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था? तो नाम था वेलेंटाइन चिरोल। और उस समय जब ये वेलेंटाइन चिरोल थे, उस समय भारत में दरअसल स्वतंत्रता सेनानी थे या स्वतंत्रता आंदोलन में थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक, जो अंग्रेजों के पूरी तरह से विरोधी थे, और वो भारत में स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। तभी तो उन्होंने नारा दिया था ना कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो जो बाल गंगाधर तिलक है वो एक्चुअल में आर्य समाज से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? आर्य समाज से। अब जो चिरोल है उसने कहा कि जो आर्य समाज है वो भारत में अशांति फैला रहा है। ठीक है। ऐसा किसने कहा था? वेलेंटाइन चिरोल ने कहा। और इसीलिए भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा गया था? आर्य समाज को। कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक इससे काफी गुस्से में थे, और इससे ना केस को कोर्ट में लेकर चले गए थे, लंदन के कोर्ट में, और वहां पर इन्होंने फैसला करवाया कि जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल गलत है, यानी आर्य समाज भारतीय शांति का जन्मदाता नहीं है। तो इसलिए अपने इस क्वेश्चन में चलते हैं कि पश्चिमी विद्वान वेलेंटाइन चिरोल या चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में किस संस्था को भारतीय शांति का अशांति का जन्मदाता कहा था? तो वो कौन थे? कौन सी संस्था थी? आर्य समाज। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? आर्य समाज आएगा। ठीक है ना। तो आर्य समाज है ना, इसे कहा गया था। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसका? डी आएगा। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन क्या है अपने पास? सबसे पहले है केशव चंद्र सेन ने, वेद समाज बोल रहे हैं, ध्यान रख लेना। और दूसरा है श्री दरल्लू नायडू ने, तीसरा है देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, और चौथा है आत्माराम पांडुरंग ने। याद रखना है कि इसकी जो स्थापना है वेद समाज की, ये हुई थी मद्रास में, और मद्रास में इसकी जो स्थापना है ये तब की गई थी जबकि वहां पे गए थे केशव चंद्र सेन। कौन गए थे? केशव चंद्र सेन वहां पे गए थे, तभी स्थापना हुई थी किसकी? वेद समाज की। अब जो केशव चंद्र सेन है उसी से प्रभावित होकर इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसने की थी? श्री दरल्लू नायडू ने। यानी ऑप्शन इसमें कौन सा आएगा? बी आएगा। याद रखना है कि जो वेद समाज है ना, इसे दक्षिणी भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं। यानी पूछा जाए कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है, तो वेद समाज को कहते हैं। और इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? श्री दरल्लू नायडू ने। तो यानी इसका जो आंसर आएगा वो बी आएगा, श्री दरल्लू नायडू।
तो ये स्थापना कब की गई थी, जबकि जो श्रीधर नायडू है ना, ये दरअसल मद्रास में गए थे, ठीक है ना। तो इसीलिए जो 18वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, बी आएगा। कौन सा आएगा, बी। श्रीधर नायडू, इन्होंने की थी वेद समाज की स्थापना। कहाँ पे की थी, दक्षिणी भारत यानी मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रथम कार्यालय कहाँ खोला गया। तो ऑप्शन क्या क्या है आपके सामने, कोलकाता, मुंबई, आड्यार यानी मद्रास, बेंगलोर। याद रखना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी सोसाइटी इसका गठन पहले न्यूयॉर्क में हुआ था, और न्यूयॉर्क में ये किया था किसने, मैडम ब्लावत्स्की ने, और साथ में कौन थे, आलकोट। इनके द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। अब ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, बाद में ओलकोट थे वो मद्रास में आ गए। कहाँ पे आए, मद्रास में। और मद्रास में कौन सा स्थान था, आड्यार था। वहां पर इन्होंने 1886 ईस्वी में इसका कार्यालय स्थापित किया। तो सीधी सी बात है कि 19वें का जो ऑप्शन आएगा वो कितने नंबर आएगा, 3 नंबर, कि आड्यार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रथम कार्यालय खोला गया। वो कहाँ पे, भारत में। क्योंकि मैंने बताया कि पहले जो इसका मुख्य कार्यालय था वो कहाँ पे था, न्यूयॉर्क में था, ठीक है। तो उसके बाद ये आए और इन्होंने आड्यार में स्थापना की थी। कौन सी सोसाइटी की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ओलकोट ने की थी। भारतीय सेवक समाज के संस्थापक, ठीक है ना। भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, बी आएगा। कौन सा आएगा, बी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष एनी बिसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता बनी। मैंने बताया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ओलकोट के द्वारा स्थापित की गई थी, और ओलकोट है ना, यही इसके क्या बने थे, सबसे पहले अध्यक्ष बने थे भारत में। लेकिन 1889 में भारत में जुड़ गई थी कौन, श्रीमती एनी बिसेंट भी जुड़ गई थी। और एनी बिसेंट है ना, वो किससे जुड़ी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही जुड़ी थी, ठीक है। उसके बाद में 1907 ईस्वी में ओलकोट की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हुई, ओलकोट की। अब जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, उसके बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता कौन बन गई, श्रीमती एनी बिसेंट। तो श्रीमती एनी बिसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा कब बनी थी। तो याद रखना है कि ये कब बनी थी, 1907 ईस्वी में। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ए आएगा, 1907 ईस्वी। तो 1907 ईस्वी में जो एनी बिसेंट है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी थी। भाइयों के थोड़ा सा मिस्टेक था। इसके बाद में 1906 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो प्रथम जो महिला विश्वविद्यालय है ये 1906 में खोला गया था दो केशव कर्वे के द्वारा, ठीक है ना। तो इसलिए जो 23वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। अंग्रेजी दैनिक इंडियन मिरर का संपादन किसने किया था। दरअसल मैंने बताया था कि केशव चंद्र सेन ये जुड़े थे किससे, ब्रह्म समाज से। ये वैसे ब्रह्म समाज से जुड़े थे 1857 में जुड़े थे। कब जुड़े थे, 1857 में। 1861 में इन्होंने कलकत्ता से, कहाँ से, कलकत्ता से एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था, और इसी समाचार पत्र का नाम क्या था, इंडियन मिरर था। तो इंडियन मिरर जो समाचार पत्र है उसके जो संपादक हैं वो कौन माने जाएंगे, केशव चंद्र सेन माने जाएंगे। इसलिए 24वें का जो आंसर है वो कौन सा आएगा, सी आएगा, केशव चंद्र सेन आएगा, ठीक है ना। तो 24वें का आंसर सी, केशव चंद्र सेन, इंडियन मिरर के संपादक। ब्रह्म समाज के संस्थापक, ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको आंसर।
ब्रह्म समाज की जो स्थापना है, ब्रह्म समाज की स्थापना मैंने बताई थी आपको 20 अगस्त 1828। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। यानी इसके जो संस्थापक थे ब्रह्म समाज के, वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। इनके द्वारा ही स्थापना की गई थी। तो सीधी बात है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक डायरेक्ट पूछे तो आपको आंसर सीधा सा है सामने, और आपको आता भी है वैसे, ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं बोला नहीं आता है। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। लेकिन ये आने के बाद भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए 25वें का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? ए आएगा। अहमदिया आंदोलन की स्थापना किसने की? तो इसमें है सर सैयद अहमद खां, मिर्जा गुलाम अहमद, मोहम्मद कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोई। तो याद रखना है कि इसके संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। तो 26वें का कौन सा आंसर आएगा? बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? मतलब कि क्या कारण था इसमें? पहला ऑप्शन है कि गांधी जी की अव्यवस्था के कारण, दूसरा है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, तीसरा है नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, और चौथा है चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। ठीक है ना। तो ये चार ऑप्शन है। दरअसल आपको पता ही है कि असहयोग आंदोलन जो चला था 1 अगस्त 1920 को, ठीक है ना। यानी असहयोग आंदोलन कब चला था? 1 अगस्त 1920 को चला था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। जिस दिन आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसी दिन निधन हुआ था बाल गंगाधर तिलक का। तो ये जो असहयोग आंदोलन चला था 1 अगस्त 1920 को, तो इसमें आपको याद रखना है कि इस आंदोलन का विस्तार चरम पर था। मतलब ये काफी बड़ा आंदोलन बन गया था। लेकिन उसी समय ये दिन था 5 फरवरी 1922 का। 5 फरवरी 1922 का दिन था। और इसी दिन क्या हुआ कि एक घटना हो गई थी जिसे क्या कहते हैं? चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड। ये जो चोरी चोरा है ये दरअसल गोरखपुर में, कहाँ पे? गोरखपुर में एक पुलिस चौकी का नाम था। किसका नाम था? गोरखपुर में एक पुलिस चौकी का नाम था चोरी चोरा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भीड़ थी वो एक प्रदर्शन कर रही थी, मतलब बड़ा प्रदर्शन हो गया था। जिसके बाद में जो पुलिस है उसने भीड़ पर लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दिया। जो भीड़ थी ना उस पर लाठीचार्ज करना स्टार्ट किया गया। भीड़ गुस्से में आ गई पूरी तरह से। अब भीड़ तो ज्यादा थी, पुलिस वाले कम थे। इसलिए जो पुलिस वाले हैं ना ये जल्दी से चले गए चौकी के अंदर, और उन्होंने जो दरवाजा है वो बंद कर लिया। ठीक है ना। चौकी के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। किसने? भीड़ ने। अब जैसे ही दरवाजा बंद किया भीड़ ने आग लगा दी। बंद किसने किया था? भीड़ ने नहीं, सॉरी, पुलिस वालों ने। ठीक है। इसके बाद भीड़ ने आग लगा दी, और आग लगाते ही उसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। यानी कितने जले थे? 22। इसमें एक तो ऑफिसर रैंक का अधिकारी था और 21 पुलिस थे। तो 22 जो पुलिस वाले थे ना वो जिंदा जल गए। दरअसल कहते हैं कि गांधी जी के पुत्र जिनका नाम था मणिलाल, उन्होंने गांधी जी को तार भेजा कि यहाँ पर ऐसी हिंसक घटना हो चुकी है। अब जैसे ही ये तार पहुंचा गांधी ने उसी दिन आंदोलन को वापस ले लिया। वैसे ये 12 फरवरी तक चल रहा था आंदोलन। कारण ये था कि कांग्रेस ने इसे वापस लिया था 12 फरवरी 1922 को। ठीक है ना। तो 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के द्वारा इसे वापस लिया गया। वैसे गांधी ने इसे 5 फरवरी 1922 को ही खत्म कर दिया था, क्योंकि गांधी हिंसा नहीं चाहते थे। गांधी खुद कहते थे कि हिंसा किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। ऐसा कौन कहते थे? गांधी कहते थे। गांधी ने कहा था कि मेरे को मारने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन दूसरे को मारने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। ऐसा किसने कहा था? गांधी ने कहा था। तो इसलिए गांधी जी को हम अहिंसा का पुजारी कहते हैं। और इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा। कौन सा आएगा? डी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? डी आएगा।
चोरी चोरा वाला। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या था अपना कि गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन है वो लिया गया था वापिस, किसके कारण? चोरी चोरा खूनी हिस्सा घटनाएं का। अगला है सीमांत गांधी के नाम से लोकप्रिय खुदाई खिदमतगार एवं लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता थे। तो ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आजाद, ठक्कर बप्पा और आचार्य कृपलानी। तो याद रखना है कि सीमांत गांधी है वो कहा जाता है किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार, क्योंकि इन्होंने गांधी के जो आंदोलन थे ना वो चलाए थे। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान। दरअसल ये थे उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के। कहाँ के थे? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के थे खान अब्दुल गफ्फार खान। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में ज्यादातर मुसलमान रहते थे। अब दरअसल इन्होंने भाग लिया था मुख्य रूप से कौन से आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कौन से आंदोलन में लिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। और वहीं पर इन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया और एक दल का गठन किया था, लाल कुर्ती दल, रेड शर्ट टीम। इसका गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ठीक है। दरअसल क्या था कि जो ये आंदोलन हुआ था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस समय मुस्लिम लीग का मुख्य नेता था जिन्ना। और जिन्ना ने मुसलमानों को सलाह दी थी कि ये आंदोलन है ना, ये दरअसल कांग्रेस का आंदोलन है और इसलिए कांग्रेस के इस आंदोलन में मुसलमानों को साथ नहीं देना है। यही कारण है कि इस आंदोलन के दौरान मुसलमान शांत रहे थे। मतलब जो मुसलमान हैं उन्होंने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। लेकिन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में मामला उल्टा था। यहाँ पर सारे मुसलमान भाग ले रहे थे और उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसलिए 28वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो जो 28वां क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान है। याद रखना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान है ये प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम जो विदेशी थे वो कौन थे? तो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्योंकि आपको पता है कि 1947 में विभाजन हो गया था। ठीक है ना। और विभाजन होने के बाद में जो खान अब्दुल गफ्फार खान है ये पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान में चले गए तो विदेशी माने जाएंगे ना, क्योंकि देश अलग बन गया था। तो इसीलिए ये प्रथम विदेशी बने थे जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न पुरस्कार 1987 में दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो इसमें ए ऑप्शन दिया है गांधीनगर, बी दिया है अहमदाबाद, सी दिया है सूरत और डी दिया है बड़ौदा। तो आपको पता ही है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत लौटे थे। इससे पहले गांधी कहाँ पे थे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका से जो महात्मा गांधी है वो भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। और इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। यानी प्रवासी भारतीय दिवस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि गांधी अब 9 जनवरी को परमानेंटली भारत में आ गए थे। ठीक है ना। पहले तो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे लेकिन 9 जनवरी को ये परमानेंटली भारत में आए और इसीलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चूंकि बात क्वेश्चन की हो रही है अलग से, तो क्वेश्चन में बता देता हूँ। अब दरअसल आपको पता ही है इस क्वेश्चन का, इसलिए मैंने थोड़ा अलग से बताया। वैसे इसकी जो स्थापना है ये कहाँ पे की गई थी? अहमदाबाद। यानी गांधी जी ने आते ही साबरमती नदी के किनारे आश्रम की स्थापना की थी और इसीलिए आश्रम का नाम भी क्या पड़ गया? साबरमती आश्रम। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं। तो ये साबरमती आश्रम है कहाँ पे स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में। ठीक है ना। तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया और इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कौन सा आएगा? बी आएगा, यानी अहमदाबाद में। ठीक है। ये पॉलिटिकल का आ गया था बीच में। आगे है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा है अबुल कलाम आजाद, तीसरा है ठक्कर पप्पा और चौथा है आचार्य कृपलानी। तो आपको पता ही है कि जब स्वतंत्र हुआ था भारत तब अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। इसलिए ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? बी आएगा, अब अबुल कलाम आजाद थे। स्वदेशी आंदोलन के नेता एवं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक, तो ये किसने लिखी थी? अरविंद घोष ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? लाइफ डिवाइन। और कौन से आंदोलन के अग्रणी नेता थे ये? स्वतंत्रता आंदोलन की। भारत में सती प्रथा निषेध कानून बनवाने में किस समाज सुधारक ने अथक प्रयास किए? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन और स्वामी विवेकानंद। दरअसल आपको पता है कि सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 ईस्वी में, और ये किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाई। ये सती प्रथा ना भारत पर अभिशाप थी, और अधिनियम कौन सा था? 17 था। दरअसल क्या था कि राजा राममोहन राय है, उसके साथ एक घटना हुई थी 1811 ईस्वी में। इनके भाई थे जिनका नाम था जगमोहन राय। क्या नाम था? जगमोहन राय था। उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी जगमोहन राय की मृत्यु हुई 1811 में। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, इनकी जो पत्नी थी, मतलब जगमोहन राय की पत्नी थी, उनको भी सती किया गया। अब इसका काफी विरोध किया राजा राममोहन राय ने कि सती नहीं करना है, लेकिन घरवाले नहीं माने और आखिरकार सती कर दिया गया। तो सती प्रथा के बारे में अपन बात करें तो सती प्रथा के बारे में सबसे पहले जो थोड़ा सा संकेत है वो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है ना, थोड़ा सा किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। वैसे सती प्रथा की शुरुआत मुख्यतया मानी जाती है गुप्त काल में। कौन से काल में मानी जाती है? गुप्त काल में। यानी गुप्त काल में ये सती प्रथा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, गुप्त काल में ही सबसे पहला जो लेख है सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला, वो एरण लेख है। कौन सा लेख है? एरण लेख, जो 510 ईस्वी में लिखा गया था। यानी एरण लेख भारत का प्रथम लेख है जो सती प्रथा के बारे में जानकारी देता है। ठीक है ना, वो प्रथम लेख कौन सा है? एरण लेख है। तो एरण लेख की अपन बात करते हैं तो एरण लेख कहाँ पे है? एमपी में पड़ता है। ठीक है ना, तो ये 510 में लिखा गया, और इसमें ये लिखा गया है कि गोपराज नामक सैनिक था, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी उसके साथ सती हुई थी। तो गुप्त काल में ये प्रथा बढ़ गई थी। दो कारण थे, एक तो सैनिक की पत्नी को सती होना ही पड़ता था, वरना लोग नहीं जीने देते थे कि देखो तुम्हारा पति तो मर गया देश के लिए, तुम क्यों जिंदा हो। दूसरी बात यह कि बहुविवाह प्रथा थी, यानी एक व्यक्ति की एक से ज्यादा पत्नियां होती थी, और इसी कारण क्या था कि जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु होती थी, उसके बाद में उसकी जो सारी पत्नियां वो असमंजस में आ जाती थी। वो सोचती थी कि अब उनका क्या होगा, और इसीलिए सारी की सारी आग में कूद जाती थी। तो इसीलिए ये जो कानून है ना, ये कह सकते हैं कि काफी खतरनाक था। कौन सा कानून? नहीं, सॉरी, ये प्रथा थी, ये बहुत खतरनाक थी, सती प्रथा। इसलिए कानून भी खतरनाक रूप से मनाया जाना जरूरी था। याद रखना है कि राजपूत काल में ये तो बहुत हाई लेवल पर पहुंच गई थी। राजपूत काल में दरअसल किसी भी स्त्री का पति मर गया तो उसे सती होना ही पड़ता था। बाद में जब मुस्लिम आक्रमण हुए तो डराया जाता था कि यदि सती नहीं होगी ना तो मुसलमान उठा ले जाएंगे, आक्रमणकारी ले जाएंगे, इससे बढ़ गई थी। सबसे पहले इसे रोकने का प्रयास किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बाद में जो सती प्रथा है, सती प्रथा, उसके लिए रोकने का प्रयास अकबर ने भी किया था, क्योंकि अकबर ने अपने कोतवाल को आदेश दे रखा था कि जहां कहीं भी खबर मिले कि ऐसा कुछ होने वाला है तो उसे रोकने का प्रयास किया जाए। तो इस तरह से ये जो सती प्रथा थी ये काफी हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, बाद में इस पर रोक लगाई थी 1663 में औरंगजेब ने। यानी पूछा जाए कौन से शासक ने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो औरंगजेब के द्वारा लगाई गई थी 1663 ईस्वी में। इसके बाद में जो गोवा के गवर्नर अलब्रुक, इसके अलावा सवाई जयसिंह जो जयपुर के शासक थे कछवाहा वंश के, ठीक है, इन्होंने भी इसे रोकने का पूरी तरह से प्रयास किया। अहिल्याबाई होलकर ने प्रयास किया, लेकिन इसे कानूनन रूप से किसने प्रतिबंधित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में। वैसे
1987 में अंतिम घटना हुई थी सिक्कर के देवराला गांव में हुई थी। वो अंतिम घटना थी किसकी? सती की। बाद में सती की कोई घटना नहीं हुई। सती में प्रथा में ऐसे भी बोलते हैं कि दरअसल कौन आग में जलना चाहता है? स्त्रियां नहीं होना चाहती थी, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया जाता था, नशा दे दिया जाता था उन्हें, जिसके बाद जो भी वो उसे कहा जाता था ना वो करती थी। मतलब एक्चुअल में जो भी कहा जाए, जैसे कि जब उसके पति की लाश को शमशान में ले जाया जाता, जो साथ की स्त्रियां ही उकसाती थी, देखो तुम्हारा पति कहाँ जा रहा है, वो पीछे भाग पड़ती थी। ठीक है, उसके बाद में जब उसके पति को चिता पर लेटाया जाता था तो उसका सर है ना, लाश का सर पत्नी की गोद में रखा जाता था, फिर आग लगा दी जाती थी। अब आपको ही पता है कि दरअसल आदमी जब जलता है ना तो बहुत तेज चीखता है, वो भी बहुत तेज चीखती थी, लेकिन लोग है ना ढोल नगाड़ा साथ में रखते थे और उसकी आवाज को दबा देते थे। तो ये काफी कुप्रथा थी। मैंने इसलिए बताया कि इसके लिए सुधार के लिए या कानून बनाने के लिए प्रयास किसने किए थे? राजा राममोहन राय ने। और इसी के कारण जो सती प्रथा है उस पर रोक लगी। इसलिए 33वें का जो ऑप्शन है या जो आंसर है वो कौन सा आएगा? बी आएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? मैं बता चुका हूं बार बार कि इसकी स्थापना 1828 में हुई, यानी 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और यह किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसलिए 34वें क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? सी, 1828 ईस्वी में। ये मैंने पहले ही बता दिया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। शुद्धि आंदोलन चलाया गया। याद रखना है कि जो शुद्धि आंदोलन है ये चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, अब आपको पता ही है कि ये शुद्धि आंदोलन इसलिए चलाया गया क्योंकि उस समय धर्म परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहे थे। अब इसलिए कहा गया कि जो धर्म परिवर्तन जिन्होंने कर लिया है वो वापस कौन से धर्म में आ जाएं? हिंदू धर्म में। और इसीलिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन। तो वैसे आपको पता ही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती कौन से समाज से जुड़े थे? ठीक है ना, आर्य समाज से जुड़े थे। तो इसलिए जो 36वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? सी आएगा। कौन सा आएगा? सी, यानी आर्य समाज। ठीक है ना, तो 36वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? सी, आर्य समाज। आर्य समाज के द्वारा ही चला गया था कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। ठीक है, ये बता ही दिया मैंने। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मैंने पहले ही बता दिया था, क्या था? मूल शंकर। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। सत्यमेव जयते पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यमेव जयते किसने लिखी थी? सत्यमेव जयते लिखी गई थी किसके द्वारा? चित्तरंजन दास के द्वारा। सत्याशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा राव फुले, इन्होंने सत्याशोधक समाज की स्थापना की थी पुन्ना में। ये जो सत्याशोधक समाज है ना, ये दरअसल सभी जातियों को बराबरी का दर्जा देता था और जो निम्न जाति के लोग हैं ना उन्हें शिक्षित बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब इनके पीछे एक कहानी प्रसिद्ध है कि ऐसा माना जाता है कि एक बार विवाह हो रहा था, तो उस विवाह में ब्राह्मण का विवाह था लड़के का, और उसने अपने मित्र को भी बुलाया था। अब वो मित्र चला जा रहा था, लोग उसकी तरफ देख रहे थे कि पता नहीं कौन आ गया है। तभी उस ब्राह्मण के घर वालों ने ध्यान दिया कि ये जो व्यक्ति है ये तो नीची जाति से एक प्रकार से, और उसे पकड़कर निकाल दिया। वो भी और कुछ भी कर सकता था, लड़ाई कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन ये मंजूर नहीं था। उसने सोचा कि मेरे साथ जो हुआ है ना वैसा किसी और के साथ न हो, इसलिए उसने तय किया कि अपने समाज को शिक्षित बनाएंगे। और वो व्यक्ति कौन था? ज्योतिबा राव फुले था। और इसी ने सत्याशोधक समाज की स्थापना की थी। रीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्याशोधक समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ज्योतिबा राव फुले थे, और उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। तो इसलिए 39वें का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? सी आएगा। कौन सा आएगा? सी। ठीक है ना, यानी सत्याशोधक समाज के जो संस्थापक है वो कौन थे?
ज्योतिबाराव फूले। ऑप्शन कौन सा आएगा इसका? सी आएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आपको पता ही है मानवेंद्र नाथ राय ने। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन थे? मोहम्मद इकबाल। यानी मोहम्मद इकबाल ने यह गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। काफी प्रसिद्ध हुआ था ये गीत। भावनगर में जन्मे एवं भील सेवा मंडल के संस्थापक कौन थे? भावनगर में जन्मे थे और भील सेवा मंडल के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता है कौन थे ये थे आचार्य कृपलानी। इसलिए ऑप्शन कौन सा आएगा इसका? डी आएगा। स्वराज पार्टी गठन में मोतीलाल नेहरू के सहयोगी कौन थे? चितरंजन दास। दरअसल क्या था कि जब 1920 से लेकर 22 तक असहयोग आंदोलन चला था ना, तो जो कांग्रेस है उसके कुछ सदस्य ऐसे थे जिनकी नीति में परिवर्तन आ गया। कांग्रेस ने यह कहा था कि वो चुनाव का बहिष्कार करेगी, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य थे जो चुनाव में भाग लेना चाहते थे और चुनाव में भाग लेकर के वो केंद्रीय विधानमंडल में जाना चाहते थे। किसमें जाना चाहते थे? केंद्रीय विधानमंडल में पहुंचना चाहते थे और केंद्रीय विधानमंडल में जाकर के सरकार के कार्यों में बाधा डालना चाहते थे। वो चाहते थे कि सरकार के कार्यों में बाधा डालें केंद्रीय विधानमंडल में जाकर के। और उनमें से मुख्य थे चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अब कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ गया में। गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। और यह अधिवेशन हुआ था कब? 1922 में, मतलब 31 दिसंबर 1922 को। और इसकी जो अध्यक्षता है वो की थी चितरंजन दास ने। तो ये जो नेता थे ना, इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया था। यानी कुछ तो सेम रखना चाहते थे, वो तो अपरिवर्तनवादी थे, और ये नेता क्या थे? परिवर्तनवादी। अब परिवर्तनवादियों ने क्या किया कि जो गया अधिवेशन था ना, इसमें अपनी मांग फिर उठाई। यानी अपनी मांग फिर उठाई गई। कौन से अधिवेशन में? गया अधिवेशन में उठाई गई। ठीक है ना। तो अब है ना, गया अधिवेशन में ये जो मांग है जो इन्होंने उठाई थी उस पर गौर नहीं किया गया और इनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ठीक है ना। जिसके बाद जो परिवर्तनवादी है उन्होंने उसी समय गया में स्वराज पार्टी की घोषणा कर दी। ठीक है। तो स्वराज पार्टी की घोषणा की गई थी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा? डी आएगा, चितरंजन दास। गांधी जी के सचिव कौन थे? तो गांधी जी सचिव कौन थे? महादेव देसाई। गांधी सचिव कौन थे? महादेव देसाई थे। ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? ए आएगा। जैसे कि आपको पता है कि गांधी ने बुक लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ्स। ये पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा गया था अंग्रेजी में। याद रखना है कि इसकी जो मूल भाषा है ना इस पुस्तक की, वो गुजराती थी। यानी इस पुस्तक की मूल भाषा कौन सी थी? गुजराती थी। लेकिन अंग्रेजी में इसे जो अनुवाद किया था, यानी इस पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? इसके द्वारा किया गया, महादेव देसाई के द्वारा। तो ये गांधी जी के सचिव थे। इसलिए इसका आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन ए, महादेव देसाई। अब शेरे पंजाब किसे कहते थे? शेर ए पंजाब बताइए आपको किसे कहते थे? लाला लाजपत राय को। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? ए आएगा, लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब कहलाते थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? आपको पता है सुभाष जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था। तो इसलिए 46 का ऑप्शन कौन सा आएगा? बी आएगा। यानी 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। आपको पता ही है कि आईसीएस में इनका चयन हो गया था। उस समय आईएएस नहीं थी, अब तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है। उस समय थी इंडियन सिविल सर्विस, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया था। ठीक है ना। तो नौकरी छोड़ी थी, मतलब इतनी बड़ी आईसीएस की सुभाष चंद्र बोस ने, और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। याद रखना है कि 23 जनवरी 1997 को ही पहली बार ये माना गया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। वैसे आज तक आपको पता है विवाद है कि सुभाष चंद्र बोस को लास्ट में क्या हुआ था उनका, क्योंकि पता है कि आयोग बहुत से गठित हुए हैं जो अलग अलग बातें कह रहे हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन थे आज के।
तो उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी कीजिए। और आपको यदि कोर्स लेना है अनअकैडमी का तो लर्निंग ऐप में जाइए, डाउनलोड कीजिए और मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए TPS10, तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। दिस इज योर अनअकैडमी, सब्सक्राइब नाउ। धन्यवाद।